हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में, यानी कि सॉल्ट को कैसे बनाया जा सकता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट बनाया कैसे जाता है या सॉल्ट को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। वैसे सॉल्ट तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में वो है कॉमन सॉल्ट, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनाया जाता है या कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। कॉमन सॉल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। बेसिकली कॉमन सॉल्ट वही होता है जो हम लोग घरों में जो खाना बनाते हैं उसमें जो नमक डालते हैं ना, वही होता है आपका कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, यानी कि कह सकते हैं कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्यों? देखिए, किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। कॉमन सॉल्ट का भी pH वैल्यू 7 होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट है वो उसका नेचर होता है न्यूट्रल, यानी एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट है। तो बेसिकली हम लोग कॉमन सॉल्ट को 3 मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, 3 मेथड से बना सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 मेथड ही दिया गया है, ठीक है। तो जिसमें से पहला मेथड है वो है बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड बेस का रिएक्शन करा के हम आपका कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? कॉमन सॉल्ट कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लें, इनको मिला दें तो हमारा कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप एक इक्वेशन दिया गया है। इसमें HCl क्या है? HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर, और सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो यानी कि ये एक पहला मेथड है जिस मेथड से हम लोग सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है कुछ ml, उनको आपस में मिक्स कर देंगे तो आपका कॉमन सॉल्ट तैयार हो जाएगा। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। आइए बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो जो दूसरा मेथड है वो है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी से हम लोग कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है ना, जो यानी सी वाटर होता है, उसमें बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट पाए जाते हैं। तो उसमें से आपका एक सोडियम क्लोराइड भी है, यानी कि एक कॉमन सॉल्ट भी पाया जाता है। इसको हम सी वाटर से कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो देखिए, आपको क्या करना है, किसी भी कंटेनर में, किसी भी बीकर में आपको क्या करना है, सी वाटर कलेक्ट कर लेना है। समुद्र का पानी ले लेना है, कितना भी आप जैसा अमाउंट चाहें। तो कुछ ml आप सी वाटर लेकर उसको इवेपोरेशन करना है। इवेपोरेशन का मतलब होता है उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें जितने भी वाटर होंगे वो इवेपोरेशन के थ्रू कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे गैस के फॉर्म में, और उसमें सॉल्ट बचा रह जाएगा। तो यहाँ से हम सी वाटर में से कॉमन सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर किया है ये आपका इम्प्योर होता है, प्योर फॉर्म में नहीं होता है। तो उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर करके आप प्योर फॉर्म में कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमें तीसरा मेथड पढ़ना है जिसकी मदद से हम लोग कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, यानी कि ज़मीन के अंदर से हम लोग कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कैसे ऑब्टेन करते हैं आइए जानते हैं। देखिए, जो ज़मीन के अंदर हमारा कॉमन सॉल्ट पाया जाता है उसकी जो साइज़ होती है, उसकी क्रिस्टल की जो साइज़ होती है सॉल्ट की, वो थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज़ होते हैं। और इसी लार्ज साइज़ क्रिस्टल को हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो चाहे आप रॉक सॉल्ट कहिए चाहे आप कॉमन सॉल्ट कहिए, एक ही बात है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, रॉक सॉल्ट जो होता है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और जो रॉक सॉल्ट होता है वो यूजुअली आपका ब्राउन कलर का होता है। कॉमन सॉल्ट वाइट कलर का होता है अगर प्योर फॉर्म में हो, लेकिन रॉक सॉल्ट जो होता है वो आपका ब्राउन कलर का होता है तो कॉमन सॉल्ट ही, लेकिन कलर इसका ब्राउन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉक सॉल्ट होता है ये प्योर फॉर्म नहीं है सॉल्ट का, ये इम्प्योर फॉर्म है, क्योंकि रॉक सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। इम्प्योरिटीज़ का मतलब है इसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। इस वजह से रॉक सॉल्ट का जो कलर होता है वो ब्राउनिश कलर होता है। तो रॉक सॉल्ट को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? जैसे हम लोगों को
कोल यानी कि कोयला जब कहीं से ऑब्टेन करना हो तो हम क्या करते हैं, कोयले के खदान में जाते हैं, कोयले की गुफा में जाते हैं, वहाँ से कोयले को हम लोग ऑब्टेन कहते हैं। सेम इसी तरीके से रॉक सॉल्ट को भी ऑब्टेन किया जाता है, यानी रॉक सॉल्ट का भी एक गुफा होता है। और ये गुफा जो होता है ये बनता कैसे है, तो देखिए पुराने ज़माने में जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, सॉल्टी वाटर बॉडीज़, यानी वह वाटर बॉडी जिसमें सॉल्ट पाया जाता है, या बहुत पुराने समय में जो ऐसे समुद्र होते हैं जो कि सूख जाते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, तो जो ऐसा कोई वाटर बॉडी या ऐसा कोई सी वाटर जो कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले इवेपोरेट होके उसमें से सारा का सारा पानी निकल गया हो, तो उसमें जो सॉल्ट होते हैं वही सॉल्ट बाद में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये मिलियंस ऑफ ईयर की बात है, आज की बात नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनने में ना। तो वो जब वाटर बॉडीज़ इवेपोरेट हो जाती हैं, इवेपोरेशन होने के बाद जो सॉल्ट इकट्ठा होता है उसी का हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। और इसको भी हम लोग जैसे कोयले को जाके वहाँ से डिग आउट करते हैं, ऐसे ही हम लोग रॉक सॉल्ट को भी जाके डिग आउट करते हैं और वहाँ से रॉक सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। अब हमें पढ़ना है कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, यानी बेसिकली हमें पढ़ना है कि कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ पे है। तो हम लोग तो पहला यूज़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड का हम लोग खाने वगैरह में टेस्ट के लिए डालते हैं ना। तो जो कॉमन सॉल्ट का मेन पर्पस है, इससे हम लोग बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। इसमें लिखा है ना रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिससे किसी चीज़ को बनाया जाता है ना। तो केमिकल सॉल्ट एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, जिसकी मदद से हम लोग और सारे केमिकल्स को बनाते हैं। तो कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम कौन कौन से केमिकल को बना सकते हैं, तो कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। इसके अलावा हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम मेटल जैसे सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो देखने में कुछ इस तरीके से होता है। वो ये छोटे छोटे राउंड होते हैं, वाइट कलर के, इसी शेप में पाए जाते हैं। यही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो कॉमन नेम है हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस और नाम से जाना जाता है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaOH। Na मीन्स सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, इसलिए हम लोग इसका पूरा नाम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, हम लोग पहले भी आए हैं पढ़ के कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस होता है ना। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास OH माइनस आयन है, और ऐसा कोई सब्सटेंस जिस पानी में डिज़ोल्व करने के बाद जिसको वो OH माइनस आयन दे, वो आपका बेस होता है। तो आपका कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और बेस होगा तो लिटमस पेपर में क्या वर्क करेगा, अगर बेस है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये काम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा सा जनरल व्यू हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेना है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि सोडियम क्लोराइड लेना है और उसमें वाटर ऐड करना है कुछ इस तरीके से कि सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे उसमें सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी। कंसनट्रेटेड होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए ना। तो कंसनट्रेटेड हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, और कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन भी कहते हैं ना। तो या तो ब्राइन कहिए या कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कहिए, एक ही बात है। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, किसका, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस ना। तो क्या होता था, वाटर में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाते थे, एक का नाम कैथोड था, एक का नाम एनोड था। उस इलेक्ट्रोड पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते थे, वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता था।
सेम यही चीज़ हम लोगों को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ करना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे और उस इलेक्ट्रोड पे जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी जैसे ही उसको करंट देंगे, तो जो आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है वो आपका ब्रेक डाउन होके बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो तीन चीज़ें बनती हैं। क्या? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस, तीसरा हाइड्रोजन। यानी कि हम लोग इस मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि कॉस्टिक सोडा को ऑब्टेन करते हैं। एग्ज़ाम में पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हमको आंसर करना है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं हम लोग किसमें, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो वो ब्रेक डाउन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये थी आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन। तो आइए इसका हम लोग केमिकल इक्वेशन जान लेते हैं कि यानी कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं शुरू में, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें तो वाटर होगा ही, क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट होता है, उसमें जैसे वाटर ऐड करते हैं तब बनता है वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंट में दो चीज़ें होती है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का हम लोग अभी नाम दिए थे, ब्राइन भी कह सकते हैं ना, यानी कि ब्राइन हमें लेना है ना। उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं यानी उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो तीन चीज़ें बनती है। क्या क्या चीज़ें बनती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ना। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है, देखिए जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होता है और जो आपका क्लोरीन गैस है वो आपका एनोड इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा जो होता है वो सॉल्यूशन कैथोड के पास ही सॉल्यूशन में अपना डिज़ोल्व हुआ रहता है ना। तो आपका हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होता है, क्लोरीन गैस एनोड पे होता है और जो NaOH होता है वो आपके कैथोड के आसपास ही पाया जाता है सॉल्यूशन में ना। तो देखिए अगर हमें हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करना है तो कैथोड इलेक्ट्रोड से हम लोग हाइड्रोजन गैस को एक अलग कंटेनर में रख लेते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस को हम लोग अलग कंटेनर में वो स्टोर कर सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपके सॉल्यूशन में ही रहता है। और सॉल्यूशन से कैसे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, तो देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम अगर इवेपोरेट कर दें पूरे पानी को, यानी कि हीट करके पानी को सारा वेपर में कन्वर्ट कर दें, तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का ना। एक बात और, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन और अल्कली का मतलब होता है बेस। यहाँ पर बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके पास OH- है ना। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लोरीन गैस और एक अल्कली यानी कि बेस फॉर्म हो उसे हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो एक क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोर यानी कि क्लोरीन ना, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, अल्कली यानी कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। एग्ज़ाम में कई बार क्लोर अल्कली प्रोसेस पूछा गया है, तो आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या करना है, सोडियम क्लोराइड में की इलेक्ट्रोलिसिस करना है सॉल्यूशन का, बस यही सिंपल से करना है, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा का यूज़ क्या है। तो इसको हम लोग कई सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे हम लोग डाइज मतलब कि कलर कंपाउंड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, सोप बनाने में इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से सोप और डिटर्जेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हम लोग आपके चैप्टर नंबर 4 कार्बन एनिड्स कंपाउंड में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस जानते रहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किन किन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। पहला हमने डाइज, दूसरा सोप, फिर डिटर्जेंट और पेपर के मैन्युफैक्चर यानी कि जो पेपर वगैरह बनता है
उसको भी हम लोग NaOH की हेल्प से हम लोग उसे बनाते हैं। और आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर यानी कि जैसे रेयॉन होते हैं, फाइबर मतलब धागे वाली कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो हम NaOH की हेल्प से बनाते हैं। और डीग्रीजिंग ऑफ मेटल भी हम लोग करते हैं। डीग्रीजिंग ऑफ मेटल का मतलब होता है मेटल्स पे जब ग्रीस या फिर कोई ऑयल गिर जाए उसको जब हटाते हैं तो उसको हम लोग NaOH की हेल्प से रिमूव करते हैं। तो इन सब चीज़ों में NaOH का यूज़ होता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है और उसमें जो कंपाउंड बनते हैं उनके यूजेस बताइए। तो यहाँ से हम लोग कॉस्टिक सोडा का यूज़ पढ़ चुके हैं। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस भी बना था, तो आइए देखते हैं क्लोरीन गैस को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन गैस को हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है ऐसा कोई केमिकल जो बैक्टीरिया या जर्म्स को किल कर दे ना, यानी क्लोरीन का काम हम लोग बैक्टीरिया या फिर जर्म्स को किल करने में यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्लास 9 में जब पढ़े थे कि जब ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग सप्लाई करते हैं पूरे ऑल ओवर मतलब इंडिया में या जहाँ भी, तो उसमें हम लोग क्लोरीन गैस मिलाते हैं जब वाटर प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि जो वाटर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उसको मारने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और स्विमिंग पूल जो होता है उसमें भी हम लोग क्लोरीन गैस को हम लोग ऐड करते हैं ताकि जो भी जर्म्स वगैरह हो या हार्मफुल बैक्टीरिया हो स्विमिंग पूल में वो किल हो जाए और इंसान को कोई भी हार्म ना हो, और इसी के लिए हम लोग क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्लोरीन गैस को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज़ करते हैं और प्लास्टिक की सामान बनाने में यूज़ करते हैं। जो प्लास्टिक का जो केमिकल फार्मूला है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे हम लोग PVC भी कहते हैं। आप लोग बहुत सारे जो पाइप होते हैं जिससे पानी आता है देखेंगे उस पर PVC लिखा होता है ना, तो आपका क्लोरीन की हेल्प से बनता है। PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक तरह का प्लास्टिक के बना हुआ चीज़ होता है। PVC की मदद से हम लोग टॉय वगैरह भी बनाते हैं और इसके क्लोरीन के हेल्प से हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी फॉर्मेशन होता है और पेस्टिसाइड भी बनाते हैं। तो ये थे चीज़ क्लोरीन गैस की यूजेस। एग्ज़ाम में पूछता है कि क्लोरीन गैस जो होता है या फिर क्लोरीन सिंपली पूछेगा इसके क्या क्या यूजेस है। आप एक दो यूजेस भी लिख लेंगे बहुत हैं। और इस पूरे मेथड में हाइड्रोजन गैस भी बना था, तो हम लोगों को पढ़ना है कि हाइड्रोजन गैस के क्या क्या यूज़ है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस को हम लोग रॉकेट में एज ए फ्यूल की तरह काम इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे हम लोग बाइक वगैरह में पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल एज ए फ्यूल की तरह काम करता है और उससे बाइक चलती है, ऐसे ही रॉकेट वगैरह में हम लोग हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल की तरह काम करते हैं और उस फ्यूल की हेल्प से रॉकेट अपना आसमान को छूता है। और हाइड्रोजन के हेल्प से हम लोग अमोनिया, जिसको NH3 भी कहते हैं ना, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग फर्टिलाइज़र यानी कि खाद बनाते हैं। और इसके अलावा हम लोग हाइड्रोजन के हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस की हेल्प से हम लोग वेजिटेबल घी, जिसे हम लोग मार्गरीन भी कहते हैं, इसको भी प्रिपेयर करते हैं। वेजिटेबल घी कैसे बनता है ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट एंड कंपाउंड में सीखेंगे ना। और हाइड्रोजन की हेल्प से हम लोग मिथेनॉल यानी कि अल्कोहल भी बनाते हैं। तो इतनी चीज़ें थी जो हाइड्रोजन के यूज़ में मतलब हाइड्रोजन की हेल्प से यूज़ में हम लोग ले सकते हैं ना। तो पूरा मिला के जो क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है और उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उस सारे प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ यूज़ लिखिए। तो आप लोग ऐसे ही उसका पूरा आंसर कर सकते हैं। ये आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का जो है वो लेंथ कितना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है उसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वो है CaOCl2। एग्ज़ाम में पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। या दूसरा टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं 1 मार्क्स में कि ब्लीचिंग पाउडर को हम किस और नाम से जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये तो बात हो गई ब्लीचिंग पाउडर के
नाम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि उसको प्रिपेयर किया कैसे जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैसे, जब हम लोग स्लेक्ट लाइम आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। स्लेक्ट लाइम को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो जब स्लेक्ट लाइम पर हम लोग क्लोरीन गैस को पास करते हैं, उसकी हेल्प से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैसे, आइए जानते हैं केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम किस फॉर्म में होगा, ड्राई फॉर्म में होगा ना, उसमें पानी ना हो, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जब सॉलिड यानी कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम पर जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करते हैं, तो क्लोरीन गैस स्लेक्ट लाइम से रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और साथ साथ वाटर भी रिलीज़ होता है। तो इस रिएक्शन से हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ट लाइम पर पास करके हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जैसा नाम है वैसा ही काम है, यानी कि ये चीज़ों को ब्लीच करता है। तो कौन कौन चीज़ों को ब्लीच करता है, तो आपके कॉटन हो सकते हैं और लाइलन हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं, आपका क्लॉथ हो सकते हैं, कपड़े वगैरह ब्लीच करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का इन सब चीज़ों को ब्लीच करने में यूज़ होता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस से उसके इम्प्योरिटीज़ और कलर को निकालना और उसको पूरा वाइट चमकदार चीज़ों में कन्वर्ट कर देना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कॉटन, टेक्सटाइल, वुड पल्प यानी कि सिंपली पेपर और क्लॉथ वगैरह पर से जो इम्प्योरिटीज़ होती है, डर्ट होती है और कलर होती है, सबको वो निकाल देता है और उसको बेहतरीन चमकदार वाइट चीज़ों में बदल देता है। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को एज ए ब्लीच करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, यानी कि ये भी क्या होता है, वाटर में जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को एज ए डिसइंफेक्टेंट भी की तरह इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि वो जर्म्स को किल कर देता है। और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब या तो वो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा या तो उसके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो इस वजह से वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बेकिंग सोडा होता क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। Na मीन्स सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन और CO3 मीन्स कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला हो गया NaHCO3। तो याद करिए, चाहे आप बेकिंग सोडा कहिए, चाहे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, सबका मतलब एक ही है, सबका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये आपका माइल्ड यानी कि वीक बेस होता है। अब बेस होगा तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ये तो बात हो गई बेकिंग सोडा के बारे में। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो देखिए, बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए आपका कोल्ड कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी कि ब्राइन। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया ना, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं। बस कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का आपका कोल्ड होना चाहिए, यानी कि लो टेम्परेचर पे होना चाहिए बस। तो क्या ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम लोग अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास करेंगे तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बनके तैयार हो जाएगा। आइए इसका हम लोग केमिकल इक्वेशन देखते हैं। कुछ इस तरीके से केमिकल इक्वेशन होगा। जब हम लोग क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड,
तो सोडियम क्लोराइड का जब सोल्यूशन लेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों ही होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन में वाटर भी होता है और इसी को हम लोग ब्राइन कहते हैं। और इसी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में जब हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, और साथ साथ अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये थी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन। अब आइए देखते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। यानी कि अब हमें पढ़ना है एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं ना। जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है और बनता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडा ऐश कहते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एग्ज़ाम में पूछा गया है आपके बोर्ड में कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है ना। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो आपका बनता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं, साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक तरीके का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट एक है प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है ना, तो इसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग आइए पढ़ते हैं उसके यूजेस के बारे में। तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ये बेसिकली घरों में पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें मिलाते हैं ताकि पकौड़ी जो है वो अच्छे से फूल जाए, और हम लोग इसको मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए, जब हमें कभी एसिडिटी हो जाती है पेट में तो हमको चाहिए होता है एक एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या होता है, एंटाएसिड होता है जो कि एक बेस होता है और वो एसिडिटी को कम करता है ना। तो जो आपका बेकिंग सोडा होता है वह एक एंटाएसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो एक माइल्ड बेस होता है। एंटाएसिड आपका माइल्ड बेस होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपका माइल्ड बेस होता है, तो इस वजह से ये एसिडिटी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन से डैट वी कैन यूज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा एज ए एंटा एसिड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक ना। और तीसरा जो यूज़ है इसको हम लोग एज ए फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है ये आग बुझाने में काम देता है। कैसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग अगर सोडा एसिड बना लें, सोडा एसिड का मतलब ये होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं तो ये बन जाता है सोडा एसिड। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं। तो बेसिकली दो तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। पहला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा प्लस दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों का मिक्सचर होकर आपका सोडा एसिड यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर बनता है। और बेकिंग सोडा को हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए, बेकिंग सोडा में अगर हम कुछ ml एडिबल एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड हो गया या फिर सिट्रिक एसिड हो गया, इन दोनों को मिला दे तो आपका बेकिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है। एडिबल एसिड का मतलब ऐसे एसिड जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं ना। तो टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये सब वीक एसिड होता है और इससे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा लेना है और कुछ ml आपको टार्ट्रिक एसिड यानी कि एडिबल एसिड मिला देना है तो हमारा बेकिंग पाउडर तैयार हो जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर किस चीज़ का मिक्सचर है, तो आपको आंसर करना है बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। अब जो हम लोगों ने बेकिंग पाउडर प्रिपेयर किया है इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल में लेते हैं, तो बेकिंग पाउडर जब हम लोग केक बनाते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं तो उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या करता है, केक और ब्रेड को अच्छे से फुला देता है ना। तो इसलिए हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। ये था आपका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में कुछ डिटेल।
नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो है Na2CO3.10H2O। यहाँ पर Na में सोडियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, और यहाँ पर जो 10H2O लिखा है, 10 मीन्स होता है डेका, और H2O जो होता है यहाँ पर एज अ हाइड्रेट की तरह यूज़ हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल फार्मूला हो गया है Na2CO3.10H2O। तो यानी आप वॉशिंग सोडा कहिए या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहिए, दोनों का जो केमिकल फार्मूला वो होता है Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी आपका एक माइल्ड यानी कि वीक बेस होता है। वीक बेस होगा तो क्या होगा, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ना। वैसे तो वॉशिंग सोडा को कई स्टेप में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वॉशिंग सोडा को हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। कैसे, जब हम लोगों ने बनाया था बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को जब हीट किया था तो क्या बना था, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश बना था ना। तो बस वही सोडा ऐश में अगर हम पानी मिला देंगे तो हमारा वॉशिंग सोडा बनकर तैयार हो जाएगा ना। तो वॉशिंग सोडा हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में पानी को मिला के। तो कैसे इसका केमिकल रिएक्शन होता है, देखिए, जब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो वो 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके बनाता है Na2CO3.10H2O, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये थी वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वॉशिंग सोडा की क्या क्या यूजेस हैं। तो जैसा नाम है वैसा काम है, वॉशिंग मतलब धुलना ना। तो वॉशिंग सोडा आपका जो है एज ए डिटर्जेंट की तरह काम करता है, मतलब वॉशिंग सोडा की हेल्प से हम लोग क्लॉथ को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। क्लींजिंग मतलब किसी कपड़े पर कोई डर्ट लगा हो, ग्रीस लगा हो या फिर ऑयल लगा हो, उसको ये साफ़ कर देता है ना। तो इसलिए वॉशिंग सोडा को हम लोग क्लॉथ को वॉश करने में यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा को हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इस्तेमाल करते हैं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, हालांकि इसको हम लोग चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लीजिए हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर में H2O के अलावा अगर कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन भी डिज़ोल्व है तो उससे कहते हैं कि वो हार्ड वाटर है ना। तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो हार्डनेस ऑफ वाटर को मतलब हटा देता है। हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने का मतलब है उसको सॉफ्ट कर देना, मतलब किसी तरीके से जो H2O में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन डिज़ोल्व हो गया उसको अलग कर ले तो वो आपका सॉफ्ट वाटर हो जाता है ना। तो वॉशिंग सोडा की हेल्प से हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलते हैं। कैसे, जैसे ही वॉशिंग सोडा को हम लोग हार्ड वाटर में डालते हैं ना, तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं उससे रिएक्शन करता है और उसको एज अ सॉलिड फॉर्म में अलग से डिपॉजिट हो जाता है, और इस वजह से जो आपका हार्ड वाटर है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप बस इतना ही जानते रहिए। और वॉशिंग सोडा को हम लोग ग्लास, सोप पाउडर, पेपर और बोरेक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो आपका बोरेक्स होता है वो एक तरीके का, इसे हम सुहागा बोलते हैं, जैसे सिंदूर नहीं होता सिंदूर, उसी को हम लोग बोरेक्स कहते हैं ना। तो उसको हम लोग वॉशिंग सोडा की हेल्प से बनाते हैं। अब हमें पढ़नी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्टकट में POP भी कहते हैं ना। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। देखिए Ca मीन्स कैल्शियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, 1/2 का मतलब होता है हेमी या फिर हाफ, और H2O का मतलब होता है हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट
हाफ हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट। तो चाहे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहिए, चाहे आप कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहिए, दोनों का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। एग्जाम में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है या फिर उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो आपको आंसर कर देना है। ये एक तरीके का वाइट कलर का पाउडर होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये पेरिस वर्ड क्यों आया, अमेरिका वर्ड क्यों नहीं आया, जापान वर्ड क्यों नहीं आया, तो इसके बारे में भी एक फैक्ट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आपका बनाया जाता है जिप्सम से, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये मेनली आपका पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, यहाँ से एक फैक्ट था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग जिप्सम को हीट करके बनाते हैं। कैसे, जब जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करता है और बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर देखिए CaSO4.2H2O लिया गया है, जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं ना। इसको जब हम लोग हीट करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कुछ मॉलिक्यूल जो होता है वो लूज़ करके बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। तो अक्सर करके लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में हमेशा कंफ्यूज होते हैं ना, तो आप इसके केमिकल फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे तो उसे जिप्सम कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के पास आधे मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, 1/2 फ्रैक्शन होता है वाटर का, तो उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये थी प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम को हीट करके। कितने डिग्री पे हीट करना है, हमें 100 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करना है। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 373 केल्विन होता है। क्या आप 100 डिग्री सेल्सियस कहिए या केल्विन में कहना 373 केल्विन कहिए, एक ही बात है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज़ है। तो पहला जो यूज़ है वो है जब हमारा बोन्स यानी हड्डी जब फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, आपको प्लास्टर बांधता है ना, कुछ इस तरीके से। तो यही आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने के लिए होता है, क्योंकि जब हमारा बोन ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से रिकवर हो पाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ऊपर के एज अ प्लास्टर के फॉर्म में लगा देते हैं। कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है तो प्लास्टर लगाते हैं ना, इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपका बोन्स हो उसको सपोर्ट मिले और वो अच्छे से रिकवर हो जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, डॉक्टर लोग एज अ प्लास्टर की तरह यूज़ करते हैं जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये इसका पहला यूज़ है। और दूसरा यूज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग स्टैचू, वॉल के सरफेस को या फिर सेलिंग को स्मूथ करने में इस्तेमाल करते हैं। कुछ डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाते हैं सेलिंग पर, वॉल्स पर या फिर पिलर्स पर। इसके अलावा आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस चॉक बनाने में इस्तेमाल होता है, या फिर एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है जो कि फायर प्रूफ हो, यानी उसमें आग ना लगे। तो ये सब चीज़ें थी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, मतलब ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहाँ पर पानी ना हो, नमी ना हो। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्यों एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, पानी ना हो। तो इसका आंसर ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रख दें, यानी पीओपी को एक ऐसे कंटेनर में रखें जहाँ वाटर मॉलिक्यूल हो, तो क्या करता है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके बनाता है जिप्सम, जो कि एक बहुत हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। और उसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो यूज़लेस हो जाता है, मतलब उसको हम फिर से और यूज़ में नहीं ले पाते हैं ना। तो इस वजह से पीओपी को हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। इसका केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग
केमिकल फार्मूला जानते हैं CaSO4.12H2O ना। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिएक्शन करता है और बनाता है CaSO4.2H2O, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। मतलब जिस चीज़ से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता था उसी चीज़ में ये जाके कन्वर्ट हो जाता है, और जो जिप्सम होता है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, और इस वजह से जिप्सम हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो यूजलेस हो जाता है। बस यही था आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो सारे चीज़ जो मैंने बताया है उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।